हाय, मैं हूं डॉक्टर हारिस मलिक। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ के ऊपर कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ क्या होती हैं, वो कैलकुलेट कैसे की जाती हैं। जिसमें मैंने बताया था कि 6 टाइप ऑफ जो है ये मेन प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ होती हैं जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं। इस पे मैंने लास्ट वीडियो में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बताया था कि ये रेशोज़ क्या होती हैं, इनका फार्मूला क्या होता है और इनकी इंटरप्रेशन कैसे होती है। लेट्स कंटिन्यू। आज मैं बात करने जा रहा हूँ रिमेनिंग 3 रेशियोज़ के ऊपर, जो है अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। जिसमें सबसे पहले हमारे पास है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर से क्या मुराद है? कोई भी जब एक कॉर्पोरेट फर्म होती है वो अपने शेयर जो है वो फ्लोट करती है मार्केट में। इन्वेस्टर्स जो हैं वो उसके शेयर्स को परचेज करते हैं, जो कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स कहते हैं, जो एक्चुअल में उस कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो ये अर्निंग पर शेयर ये रिप्रेजेंट करती है कि जो ऑनर है उस कंपनी का, जो शेयर होल्डर है, उसने लेट्स सपोज अगर 10,000 शेयर परचेज किए हैं किसी भी कंपनी के, तो एक शेयर के ऊपर उसको कितनी अर्निंग हुई है, मीन्स कितना प्रॉफिट हुआ है उसको, तो उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। तो ये जो रेशो होती है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होती है आपके जो करंट शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए, और जो आपके पोटेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए। तो पोटेंशियल मीन्स जिन्होंने फ्यूचर में आपकी जो शेयर्स है वो बाई करनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इमेजिन के सपोज कि आप किसी भी एक म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन है, या आप किसी इन्वेस्टमेंट बैंक के आप जो है उनके इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, या किसी भी XYZ कंपनी में आप जो है फाइनेंस हेड हैं, तो आपके पास आइडल कैश पड़ा है जो आपने इन्वेस्ट करना है किसी भी कंपनी के अंदर। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो है उसको कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। कैपिटल मार्केट का मैंने क्या होती है, कैपिटल मार्केट मीन्स कि ऐसी मार्केट जहाँ पे जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ होती हैं वो ट्रेड होती हैं, जिनमें बॉन्ड्स और आपके शेयर्स होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं, आपके पास आइडल कैश है, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आप कंपनी के शेयर परचेज करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये रेशो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट अर्न करना। कि आप अगर एक कंपनी में सपोज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस 10,000 रुपीज़ के ऊपर आपको कितनी अर्निंग्स होंगी। तो आप उस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर रेशो है उससे कैलकुलेट करें और देखें कि क्या वो कंपनी एक शेयर के ऊपर कितना अर्निंग जो है वो पर शेयर दे रही है। आप इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल ओवर द ईयर्स भी इसका ट्रेंड देख सकते हैं कि इस कंपनी का क्या ट्रेंड चल रहा है। क्या ये कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो ओवर द ईयर्स इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या कंसिस्टेंट है। देन यू कैन डिसाइड कि आपको इस कंपनी के शेयर बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अर्निंग पर शेयर का जो फार्मूला होता है वो होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्सेशन, या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स, ये एक ही बात है। तो इट मीन्स कि नेट प्रॉफिट को डिवाइड करना है आपने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू विद आवर प्रीवियस एग्जांपल। जो मैंने आपको अटक पेट्रोलियम की प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, जो हमने 2 एग्जांपल्स दी थी। एक अटक पेट्रोलियम के हमारे पास इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, और एक हमारे पास पाकिस्तान स्टेट ऑयल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है। अब ये कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वो इनकम स्टेटमेंट में से नेट प्रॉफिट जो है हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेट प्रॉफिट की फिगर हम इनकम स्टेटमेंट से लेते हैं। और हमारी ये प्रीवियस जो कैलकुलेशन शीट है हमारी, इसमें प्रीवियस हमने ऑलरेडी जो इन 2 कंपनीज की, PSO की और अटक की, 2018, 2019 और PSO भी 2018 और 2019 की हमने यहाँ पे ऑलरेडी नेट प्रॉफिट जो है उनके हमने लिए हुए हैं। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें उनके आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर चाहिए। अब ये आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स आपको एनुअल रिपोर्ट में किस सेक्शन से मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप जो है बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट में इक्विटी वाले सेक्शन में ये जो शेयर कैपिटल का है सेक्शन, ये जो है ये बेसिकली
उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, जो कंपनी ने शेयर मार्केट में ऑफर किए होते हैं, उससे अगेंस्ट जो कैपिटल जनरेट होता है वो ये शेयर कैपिटल होता है। अब ये जो है ये तो है अमाउंट, जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ शेयर्स। हमें चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, वो हम कैसे लेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि इस कंपनी ने कितने शेयर जो हैं वो मार्केट में इशू किए हुए हैं, जो कितने शेयर लोगों ने इनके बाय किए हुए हैं? ये इसके सामने इसकी नोट्स जो है उसका रेफरेंस आ रहा है 18 नोट्स। तो हम 18 जो है नीचे नंबर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएंगे, नंबर 18 में जी ये शेयर कैपिटल जो ऊपर रिपोर्ट हुआ है बैलेंस शीट के ऊपर मैंने भी आपको दिखाया है, उसकी जो फिगर्स थी, जो उनके उसके सामने उसकी फिगर्स लिखी हुई थी, वो ये फिगर्स हैं बेसिकली। ये यहाँ से ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट की गई हैं। इनकी कैलकुलेशन, ये इनकी कैलकुलेशन है कि ये फिगर्स कैसे आई हैं। अच्छा, इस शेयर कैपिटल के कैलकुलेशन में क्या होता है बेसिकली? इसमें सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब भी कोई भी कंपनी कॉर्पोरेट होती है पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, जो कि एक लीगल एंटिटी होती है, वो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो एक सर्टेन अमाउंट और अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर जो है वो ऑथराइज करवाती है, जो भी उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है वहाँ से। तो ये मेरे पास पीएसओ की रिपोर्ट्स हैं। पीएसओ के जो है वो 500 मिलियन जो है शेयर्स वो ऑथराइज्ड हैं। अब कंपनीज जो हैं वो सारे शेयर्स इशू नहीं करती। कंपनीज ग्रेजुअली जैसे जैसे उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंगली वो अपने शेयर जो है वो इशू करती हैं। तो सडन के एट सर्टेन टाइम या एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारे शेयर इशू नहीं किए जाते। तो कंपनीज जो है इस शेयर्स को ग्रेजुअली इशू करती है। ये तो है अथोराइज्ड कि इस कंपनी के पास ये लिमिट है कि ये 500 जो है मिलियन शेयर इशू कर सकती है पीएसओ। जो ये यहाँ पे कॉमन शेयर की बात हो रही है। कॉमन शेयर जो है वो पाकिस्तान में उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपये होती है। तो ये जो है इसके अमाउंट है 500 बिलियन बनेगा। आगे ये अमाउंट क्योंकि ये थाउजेंड्स में है 000 में, तभी यहाँ पे 000 नहीं है। जब आप इसको 500 मिलियन को मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो आपके पास 500 जो है मिलियन आ जाएगा या 5 बिलियन रुपीज़ आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, ये तो है ऑथराइज कैपिटल। अब आ जाते हैं इशूड के ऊपर। जो इशू कैपिटल होता है या सब्सक्राइब या पेड अप कैपिटल होता है, ये हमारा आउटस्टैंडिंग कैपिटल भी होता है। ये तीनों एक ही बात है, तीनों जो हैं वो सेम हैं। तो इस कंपनी ने जो शेयर इशू किए हुए हैं, टोटल शेयर इशू किए हुए हैं, ये 3 मिलियन शेयर जो हैं वो कंपनी ने इशू किए हैं फॉर कैश। कुछ कंपनी पीएसओ ने जो शेयर्स दिए हैं वो इशू किए हैं अगेंस्ट कुछ अमेलगमेटेड कंपनीज के अगेंस्ट, और कुछ बोनस शेयर इशू किए हैं। तो टोटल जो इस कंपनी ने शेयर इशू किए हैं वो किए हैं 391 मिलियन जो हैं शेयर जो वो इशू किए हैं आउट ऑफ 500 मिलियन में से। तो हमारे जो शेयर आउटस्टैंडिंग होगा कि जो फिगर होगी वो ये फिगर है पीएसओ की 2019 की। इसको यहाँ से कॉपी करें, एक्सेल में यहाँ पे पेस्ट कर दें, और ये 2018 के इनके शेयर आउटस्टैंडिंग की फिगर है। इसी तरह से अब हम अटक पेट्रोलियम के ऊपर के जो शेयर आउटस्टैंडिंग है वो हम देखते हैं वो कैसे हैं, हमें कहाँ से मिलेंगे। सेम आप अटक पेट्रोलियम की जो है बैलेंस शीट में जाएं, बैलेंस शीट में आप इक्विटी वाले सेक्शन में जाएं, यहाँ पे देखें ऑथराइज कैपिटल या इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल। ये किस नोट्स में इसकी कैलकुलेशन की मैंने 6 नोट्स में। तो नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नीचे आप नंबर 6 वाले नोट्स में जाएं आप। ये शेयर कैपिटल। अब पीएसओ के जो ऑथराइज शेयर थे वो हैं 500 मिलियन। अब देखते हैं अटक पेट्रोलियम के कितने शेयर हैं जो ऑथराइज हैं। अटक पेट्रोलियम के जो शेयर्स हैं वो है 150 मिलियन, जो कि ऑलमोस्ट 33 टाइम्स जो हैं वो 1/3 जो है बनते हैं इसके पीएसओ के। तो ये हैं इनके ऑथराइज शेयर्स। अब इनके इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल देखते हैं कि ये शेयर इशू हैं कैश के अगेंस्ट। कितने शेयर इशू किए उन्होंने? 5 मिलियन शेयर जो उन्होंने कैश के अगेंस्ट इशू किए हुए हैं 2019 में, और 2018 में भी सेम 5 मिलियन। और ये जो शेयर इन्होंने कुछ बोनस शेयर इशू किए हुए हैं
उनकी फिगर्स ये हैं। तो टोटल जो अटक पेट्रोलियम के शेयर्स हैं 2019 में, जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं, ये उनकी जो है वो फिगर है 99, ऑलमोस्ट 99.5 मिलियन जो है शेयर वो इन्होंने 2019 में इनके शेयर आउटस्टैंडिंग हैं। तो इनको 2019 में अटक के आप पेश करें, और ये 2018 की फिगर है जो कि ऑलमोस्ट 82.9 मिलियन जो है शेयर्स हैं जो आउटस्टैंडिंग थे 2018 में। जी, तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स की हमारे पास नंबर्स आ गए। अब हमने जो है EPS कैलकुलेट करनी है। EPS का फार्मूला अभी मैंने आपको बताया, वो होता है नेट प्रॉफिट या अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक। ये नेट प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग कॉमन शेयर्स। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये इस कंपनी का जो है अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। अर्निंग पर शेयर की जो वो होती है क्या कहते हैं, जो इसका आंसर होता है इस फार्मूले का, वो डेसिमल्स में होता है, क्योंकि ये 0.021 जो है रुपी ये एक शेयर के ऊपर PSO की 2019 की EPS है। फार्मूला को कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सबसे पहले हम अटक रिफाइन, पहले हम अटक में देखते हैं कि अटक का 2018 में जो पर शेयर था वो ऑलमोस्ट 0.068 था, 0.07 कहते हैं आपसे, जो कि रिड्यूस कर गया 0.0398 पे। अब ये रिडक्शन की क्या रीज़न है? दो रीज़न हैं। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनके जो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स ठीक हो गया, और एट द सेम टाइम जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी है वो रिड्यूस कर गया। तो प्रॉफिट रिड्यूस कर रहे हैं जबकि शेयर्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जब प्रॉफिट कम हो गया और नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो अर्निंग पर शेयर भी रिड्यूस कर जाएगी। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर वाले कॉन्सेप्ट में जाए तो ये आपको जो है समझ आ जाएगा कि ये क्यों रिड्यूस कर गया। अच्छा, अब आ जाते हैं PSO के ऊपर। PSO के 2018 में जो अर्निंग पर शेयर थी वो ऑलमोस्ट 0.05 थी रुपी पर शेयर थी, जो फिर रिड्यूस करके 0.027 पे ऑलमोस्ट हाफ हो गई फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इसकी क्या रीज़न है वो देखते हैं। PSO के जो 2018 में आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे वो थे 326 मिलियन, और वो जो रिड्यूस इंक्रीज़ कर गए टू 391 मिलियन। अच्छा, फिर आ जाए इनके नेट प्रॉफिट के ऊपर। अगेन सिमिलर टू द अटक पेट्रोलियम, PSO के शेयर्स भी नेट प्रॉफिट भी रिड्यूस कर गया 2019 में, तो जिसकी वजह से फिर और प्रॉफिट रिड्यूस किया जबकि ये इंक्रीज़ हो गया, तो जिसकी वजह से जो आपका EPS है वो आपकी कम जो है आई है, प्रॉफिट लोअर प्रॉफिटेबिलिटी की वजह से। अब ये तो है, हमने दोनों कंपनीज का पिछले साल का प्रीवियस ईयर का हमने करंट ईयर से कंपैरिजन कर लिया। अब हम देखते हैं अटक पेट्रोलियम का कंपैरिजन करते हैं PSO से। अटक पेट्रोलियम का जो अर्निंग पर शेयर है वो है 0.39, जबकि PSO का जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.027। इट मीन्स एज ए इन्वेस्टर जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका पर्पज होता है टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। अच्छा, अगर हम 2019 में भी देखें तो अटक पेट्रोलियम का जो अर्निंग पर शेयर है स्टिल PSO से ज़्यादा है। तो एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजर या एज ए फाइनेंस हेड या एज ए कुछ भी आप क्रेडिट एनालिस्ट या फाइनेंस एनालिस्ट, आप यहाँ पे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि जो अटक पेट्रोलियम है वो ज़्यादा अर्निंग पर शेयर जो है वो ऑफ़र करती है, क्योंकि अटक पेट्रोलियम जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपेरेटिवली PSO के। तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट हमेशा लोग जो एक साइकी होती है इन्वेस्टर्स की कि वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं जहाँ पे उन्हें हाई रिटर्न्स जो है वो मिल रहे हैं। तो आपकी कोशिश होगी कि आप अटक पेट्रोलियम में शेयर जो हैं उनके परचेज करें रादर कि आप PSO के। अगेन फिर इसकी डिफरेंट रीजंस होती हैं। PSO जो है वो एक गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन है, अटक पेट्रोलियम एक शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। तो यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते हो, वो सेफ साइड पे खेलना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन है तो हमें इस पर ट्रस्ट है। ऑल्दो इसका अर्निंग पर शेयर कम है बट एटलीस्ट ये कंपनी के बैंक तक के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है कंपेरेटिवली अटक पेट्रोलियम के। तो इस तरह से जो है वो आप इस अर्निंग पर शेयर को कैलकुलेट करके एनालाइज करके जो है आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस कंपनी के शेयर्स को परचेज करना चाहिए। एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं बताता चाहूँ कि यहाँ पे जो अर्निंग ये अटक पेट्रोलियम के अर्निंग पर शेयर भी कम हुई और
PSO की भी काम हो। इट मीन्स कि अगर लेट्स सपोज पाकिस्तानी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सिर्फ 2 ही कंपनीज काम करेंगी तो ये ओवरऑल इंडस्ट्री का इम्पैक्ट है। अब ये इंडस्ट्री का इम्पैक्ट की कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि 2018 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। जब भी पाकिस्तान में, इवन के किसी भी कंट्री में जब इलेक्शन होते हैं तो परफॉर्मेंस जो है उस कंट्री के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, स्टॉक मार्केट जो है अफेक्ट होती है, लोग इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक देते हैं, तो जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारा जो बिज़नेस है वो अफेक्ट होता है। तो ये एक रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज़ चेंज होने की वजह से, गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से जो ऑयल सेक्टर है उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो ये थी अर्निंग पर शेयर के बारे में कैलकुलेशन। दूसरी जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन एसेट्स। एसेट्स जो हैं वो किसी भी कंपनी का एक कोर ब्लड होते हैं या एक मेन जो है उस कंपनी का रिसोर्स होता है जो कंपनी को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। हम एसेट्स को क्यों क्रिएट करते हैं? क्योंकि हमने बिज़नेस करना है और उस बिज़नेस से हमने प्रॉफिट अर्न करना है। तो बिज़नेस हमेशा एसेट्स के ऊपर ही बेस कर रहा होता है, एसेट्स ही हमारे बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये जो एसेट्स हमारे पास हैं वो चाहे करंट एसेट्स हैं या नॉन करंट एसेट्स हैं, अगर आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे तो हमारे पास 2 तरह के जो एसेट्स होते हैं, थ्री टाइप ऑफ जो एसेट्स होते हैं, जिसमें करंट, नॉन करंट और फिक्स एसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेशियो है बेसिकली रिटर्न ऑन एसेट, ये आपके एसेट्स के यूजेज को जो है वो रिप्रेजेंट करती है कि आपके पास एसेट्स हैं, बिल्डिंग है, कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है आपके पास, आप उनको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। क्या आप मिनिमम एसेट यूटिलाइज करके क्या उससे मैक्सिमम जो है आप आउटपुट ले रहे हैं। अगर आप एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट पे जाएं तो एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी जो होती है बेसिकली, एफिशिएंसी जो है अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, इसमें मिनिमम आउटपुट एंड मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट, ये होती है एफिशिएंसी। कि आपने इनपुट को का यूज़ जो है वो आपने जो है कम से कम करना है और उस कम से कम यूज़ यूटिलाइज करते हुए अपने एसेट्स को, जो इनपुट्स होते हैं वो आपके डेफिनेटली रिसोर्सेज होते हैं, आपके एसेट्स होते हैं, कि आपने अपने कम से कम एसेट्स को यूटिलाइज करते हुए इनसे मैक्सिमम जो है अपने आउटपुट जनरेट करनी है। ये आपकी एफिशिएंसी जो है उसको जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिटर्न ऑन एसेट्स बेसिकली रेशो ये डिटरमिन करती है कि एक कंपनी कितनी एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूटिलाइज कर रही है टू जनरेट हायर प्रॉफिट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स ये आउटपुट है और ये इनपुट है। तो जितना एफिशिएंटली आप इसको यूटिलाइज करेंगे आपका जो आउटपुट है वो उतना ज़्यादा होगा। तो रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो क्या डिटरमिन करती है? द एफिशिएंट यूज ऑफ द एसेट्स टू जनरेट हायर प्रॉफिट्स। अगर हम इसके फार्मूले पे जाएं रिटर्न ऑन एसेट्स के, रिटर्न ऑन एसेट्स का फार्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अगेन अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स जो है वो नेट प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी है, तीनों सेम चीज़ें हैं। इसको आपने डिवाइड करना है किस पे? टोटल एसेट्स के ऊपर। अगर हम अपनी कैलकुलेशन शीट में जाएं तो नेट प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब हमें क्या चीज़ चाहिए? अब हमें टोटल एसेट्स चाहिए तीनों कंपनी की। तो एसेट्स जो है, इफ़ यू रिमाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट्स, तो एसेट्स जो हैं वो किस में रिपोर्ट होते हैं? वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट होते हैं। तो एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, जबकि सेल्स, एक्सपेंसेस और प्रॉफिटेबिलिटी वो इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं। तो हम अपने जो है एग्जाम्पल अपने शीट्स हैं ऑलरेडी, जो हम एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं उसको ओपन करते हैं। PSO की हम बैलेंस शीट ओपन करते हैं। ये PSO की जो बैलेंस शीट है हमारे पास, हमें यहाँ से ये एसेट्स, इसमें ये नॉन करंट एसेट्स हैं और ये करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट में फिक्स एसेट्स भी हैं और नॉन करंट एसेट्स भी गिवन है, और ये आपके ये जो हैं ये फिक्स एसेट्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपका कुछ ये करंट एसेट्स हैं बताता जाऊँ, जिनमें सबसे पहले स्टोर्स, स्पेयर्स एंड लूज टूल्स हैं। वो चीज़ें जो स्टोर्स में पड़ी हुई हैं, आपके पास स्टॉक एंड ट्रेड जो है वो जो इन्वेंट्री होती है
वो है ट्रेड डेट्स हैं, जो अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, लोन एंड एडवांसेस। कंपनी इस पीएसओ ने किसी को लोन और एडवांसेस दिए हुए हैं, हो सकता है मेरे एम्प्लॉयज़ को दिए हों, तो ये उनके रिसीवेबल्स हैं। इसी तरह से कोई प्री पेमेंट्स की हुई हैं, जैसे एडवांस में प्री पेमेंट्स कर देते हैं, जैसे इंश्योरेंसेस होती हैं वो हमारी प्री पेमेंट्स होती हैं। और इस तरह से अदर रिसीवेबल टैक्सेशन नेट जो है ये टैक्स रिसीवेबल है, और ये कैश एंड बैलेंस है जो कि, और नेट एसेट्स इन बांग्लादेश, ये पीएसओ के शायद ऑपरेशन होंगे, तो ये उसकी अमाउंट फिलहाल यहाँ पे इस 19 और 18 में नहीं है। तो ये जो है, ये जो फिगर है यहाँ पे, ये फिगर करंट एसेट्स की है, और ये फिगर जो है ये नॉन करंट एसेट्स की है। इन दोनों को ऐड करके ये आपके पास टोटल एसेट्स आ गए। तो हम यहाँ से टोटल एसेट्स जो है उनको कॉपी करते हैं। उससे पहले मैं आपको नॉन करंट एसेट्स का बताता जाऊँ। ये प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है ये फिक्स एसेट्स होते हैं, ये उनकी फिगर है कि वो 8 बिलियन के जो हैं वो एसेट्स हैं, फिक्स एसेट पीएसओ के। इसी तरह से इंटेंजिबल्स जो हैं, जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं वो 52 मिलियन के हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कोई की हुई हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म हो, तो और फिक्स एसेट्स। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म लोन हैं। यहाँ पर जो लोन गिवन है ये शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, तभी ये करंट एसेट्स में। ये जो लोन्स हैं ये लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, तभी इन्हें नॉन करंट एसेट्स में दिया जो है वो रिपोर्ट किया गया। इसी तरह से कुछ डिपॉजिट्स और प्रीपेमेंट्स हैं लोन पे लॉन्ग टर्म, जो कि बैंक्स के साथ डिपॉजिट्स मेंटेन होंगे, और कुछ प्रीपेमेंट्स, कुछ पेमेंट्स की हो सकते हैं, इंश्योरेंस की हो, या कोई और पेमेंट्स हो सकते हैं। इस तरह से डेफर्ड टैक्सेशन जो है एसेट्स के ऊपर, वो भी आपकी जो है वो नॉन करंट एसेट्स होता है। तो ये नॉन करंट एसेट्स की फिगर प्लस करंट एसेट्स की फिगर को ऐड करके टोटल एसेट्स की अमाउंट यहाँ पे रिपोर्ट की गई है 2019 की। इसको कॉपी करें एक्सेल की शीट में, पीएसओ वाले टैब में 2019 में, और इस तरह से ये 2018 के एसेट्स हैं। अब आ जाते हैं हम अटक पेट्रोलियम के ऊपर। अटक पेट्रोलियम की हम पहले बैलेंस शीट ओपन करते हैं। जी, ये अटक पेट्रोलियम के नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और यहाँ पर इनके टोटल एसेट्स जो हैं ये 2019 के एसेट्स हैं अटक पेट्रोलियम के। और ये 2018 के एसेट्स हैं। अब अगर मैं सिर्फ एसेट्स वाइज देखूँ तो अटक पेट्रोलियम के जो 2019 में एसेट्स कितने हैं, 46 बिलियन रुपीस के एसेट्स हैं, जबकि पीएसओ के 417 बिलियन रुपीस के ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो है कह सकते हैं कि हम 9 टाइम्स जो है हायर है देन दी। कंपनी का जो साइज़ है वो 9 गुना बड़ा है, किसे पीएसओ का साइज़ अटक से 9 गुना बड़ा है। तो डेफिनेटली एसेट्स के टर्म में जो पीएसओ है ये बहुत बड़ी जो है फर्म है कंपैरेटिवली अटक पेट्रोलियम के। अब हम इसकी जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो कैलकुलेट करते हैं, आरओए। उसका फार्मूला था नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, और इसका आंसर जो है वो परसेंटेज में होता है। फार्मूला को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर जी। अब हम आते हैं अपने एनालिसिस साइट के ऊपर। सबसे पहले हम अटक का पीएसओ के साथ कंपैरिजन करते हैं। जैसे अभी मैंने कंपैरिजन किया कि पीएसओ के जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अटक से कई गुना ज़्यादा हैं, और जो उनके एसेट्स हैं वो भी अटक पेट्रोलियम से कई गुना ज़्यादा हैं। बट जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो पीएसओ की अटक पेट्रोलियम से बहुत कम है। यहाँ पे देखें 2019 में अटक पेट्रोलियम का जो रिटर्न ऑन एसेट्स है वो है 8.54%, जबकि पीएसओ का है ओनली 2.54%। ऑल्दो इट्स गुड, इट्स नॉट बैड, बट इफ वी कंपेयर पीएसओ's रिटर्न ऑन एसेट्स विद रिटर्न एसेट्स ऑफ अटक पेट्रोलियम, सो अटक पेट्रोलियम हैज़ द हायर रिटर्न ऑन एसेट रेशियो। इट मीन्स कि अटक पेट्रोलियम जो है दे आर मोर एफिशिएंट इन यूटिलाइजिंग देयर एसेट्स, जबकि पीएसओ's जो है वो इज़ नॉट एफिशिएंट एज अटक पेट्रोलियम। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो अपने एसेट्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है और कौन सी कंपनी नहीं कर रही। अब हम प्रीवियस ईयर की बात करें
अब हम अटक पेट्रोलियम की आपस में कंपैरिजन करते हैं, उसका प्रीवियस ईयर में हम कंपैरिजन करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में अटक पेट्रोलियम का जो रिटर्न ऑन एसेट्स था वो था 12.26%, जो कि रिड्यूस कर गया 8.54% पे। अब देखते हैं कि ये रिडक्शन क्यों हुआ है। अच्छा, अगर हम एसेट्स के ऊपर जाएं तो अटक पेट्रोलियम के एसेट्स में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आया। 46.1 बिलियन से इंक्रीज हो गए 46.4 बिलियन तक गए हैं, तो इट्स अ माइनर चेंज, कोई इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया। जबकि अगर हम अटक पेट्रोलियम के नेट प्रॉफिट में जाएं तो यहाँ पे देखेंगे इनका जो प्रॉफिट है वो ड्रास्टिकली जो है वो डिक्रीज कर गया है। तो प्रॉफिट बड़े ज़्यादा मार्जिन से डिक्रीज होने की वजह से जो रिटर्न ऑन एसेट रेशियो है वो भी रिड्यूस कर गई है। तो यहाँ पे रीज़न जो है वो देख सकता हूँ कि अटक पेट्रोलियम का जो रिटर्न ऑन एसेट रेशियो है उसकी कम होने की रीज़न है उसके लोअर प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट्स क्यों लो हुए हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि उसकी देयर आर सेवरल रीजंस, कि उसके एक्सपेंसेस आप देखें क्यों हो सकते हैं। कोई एक्सटर्नल इम्पैक्ट हो सकता है, गवर्नमेंट चेंज हुई है, कोई पॉलिसी का इम्पैक्ट हो सकता है, प्राइसेस का चेंज हो सकता है, तो देयर आर सेवरल रीजंस। अब हम पीएसओ के ऊपर आएँ। पीएसओ का जो 2018 में रिटर्न ऑन एसेट रेशियो थी वो थी 3.84%, जो कि रिड्यूस कर गई 2019 में 2.4% से। तो अब हम इसके रीजंस देखते हैं। पीएसओ के एसेट्स 2019 में 402 बिलियन रुपीज़ के थे, जो कि इंक्रीज हो गए 417 बिलियन। इसमें एक मेजर चेंज आया है। इनके एसेट्स में ऑलमोस्ट 15 बिलियन का जो है वो चेंज आया है। एसेट्स में एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, कंपनी का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ है, ग्रोथ हुई है पीएसओ पेट्रोलियम के इन टर्म्स ऑफ एसेट्स। जबकि अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो इट मीन्स प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुई, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस कर गई, जबकि एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो गए। तो ये रीज़न है अटक पेट्रोलियम पीएसओ के और रिटर्न ऑन एसेट्स को ये डिक्लाइन की। फिर ये प्रॉफिटेबिलिटी क्यों रिड्यूस की, इसकी अगेन वही सेम जैसे मैंने अटक पेट्रोलियम में बताया कि इसकी सेवरल रीजन हो सकते हैं। एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, आपकी कॉस्ट चेंज हो सकती है, आपकी प्राइसेस चेंज हो सकती हैं, पॉलिसी इम्पैक्ट हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स, वो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ऐसी रीजन हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट्स जो हैं वो रिड्यूस कर गए पीएसओ की। और बहरहाल रिटर्न ऑन एसेट्स को रिड्यूस करने की जो मेन रीज़न है वो है एसेट्स का इंक्रीज होना और प्रॉफिट्स का रिड्यूस कर जाना। अब जो है हमारी थर्ड रेशियो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी बेसिकली क्या होती है? इक्विटी जो है वो एक इन्वेस्टमेंट होती है जो कि ओनर्स ने अपने बिजनेस में की होती है। अगर मैं आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करूँ यहाँ पे जल्दी से, काउंटिंग इक्वेशन का वो क्या होता है, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटीज। जी, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो बैक्ड बाय टू सोर्सेज होते हैं। एक इक्विटी क्या होती है, कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। दूसरा होता है कि वो कुछ चीज़ें क्रेडिट पे ले लेते हैं। तो एसेट्स जो हैं वो हमेशा इक्विटी प्लस लायबिलिटीज़ के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि लायबिलिटीज़ एग्जिस्ट करें, बहुत सारी छोटी छोटी स्मॉल एसएमईज जो हैं, बहुत सारे जो स्मॉल बिजनेस हैं वो यूजुअली लायबिलिटीज़ को कैरी नहीं करते, जनरेट नहीं करते। वो टोटली जो उनके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है वो उनके ओनर्स की होती है। तो उस सिचुएशन में एसेट्स इक्वल टू इक्विटी हो जाएगा। तो अगर बार उस कंपनी ने अगर कुछ लोनिंग भी ली हुई है, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ परचेज करनी है, वो दो ही वेज होते हैं, या तो आप क्रेडिट लेते हैं या आपके पास अपना पैसा होता है। अगर आपके पास अपना पैसा नहीं है तो आप लायबिलिटीज लेंगे और फिर आप अपने एसेट्स जो हैं वो बाय करेंगे। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो रेशियो है, ये जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, किसी भी कंपनी के, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो होती है। वो ये देखते हैं कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस के अंदर, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो उस पर वो अपने उस रिटर्न्स को देखते हुए डिसाइड कर सकते हैं। अगर किसी बिज़नेस में उनको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, किसी बिज़नेस में कम रिटर्न मिल रहा है, तो हो सकता है जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्ट कर दें उस बिज़नेस में जिस बिज़नेस में उनको ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। बहरहाल इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय कॉमन स्टॉक इक्विटी, या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी भी इसको हम कहते हैं। अगेन हम अपनी शीट पे जाते हैं। अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक जो कि नेट प्रॉफिट होता है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है।
यहाँ पे अब हमें कौन सी फिगर चाहिए, हमें इक्विटी जो है वो चाहिए। इक्विटी मैंने आपको पहले ही बताया था, टोटल एसेट्स, इक्विटी और लायबिलिटीज जो हैं वो बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। हम अपने रिपोर्ट्स ओपन करते हैं, पीएसओ की बैलेंस शीट्स हमने ऑलरेडी ओपन की हुई है। यहाँ पे हम इक्विटी की जो फिगर है वो यहाँ से कॉपी करेंगे। जी, ये है इक्विटी। इक्विटी में कैपिटल और रिजर्व्स हैं, ये इक्विटी की फिगर है। जो इक्विटी होता है, शेयर होल्डर इक्विटी, ये बेस मोस्टली दो चीज़ों पे जो है बेस करता है। एक इसमें शेयर कैपिटल होता है और प्लस इसमें रिजर्व होता है, और इसके बिहाइंड में इनकी कैलकुलेशन भी होती है जो कि प्रॉफिट्स की होती है, वो भी इसमें ऐड बैक होते हैं। बट यहाँ पे दो गिवन है क्योंकि जो प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन है वो ऑलरेडी इनके नोट्स में गिवन हो गई। तो यहाँ से बैलेंस शीट में जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वाले पोर्शन में जाकर ये इक्विटी के अंदर हेड्स और इनकी टोटल कैलकुलेशन, ये 2019 की इक्विटी है पीएसओ की। इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। ये 2019 की इक्विटी की अमाउंट है। इसी तरह से ये है हमारे पास अटक रिफाइनरी, इसकी इक्विटी जो है जी, ये इनकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि बैलेंस शीट होती है। यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये इसकी इक्विटी की कैलकुलेशन है। इशूड कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि प्रॉफिट्स जो हैं वो यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। पीएसओ में इस वजह से नहीं कि उन्होंने उसकी कैलकुलेशन बैक पे की हुई कहीं, तो यहाँ से जो है आप, या उन्होंने प्रॉफिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए होंगे। यहाँ से आप जो है ये अटक पेट्रोलियम की इक्विटी की अमाउंट कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, और यहाँ से आप जो है वो 2018 की अमाउंट जो है वो कॉपी करके पेस्ट करें। रिटर्न ऑन इक्विटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ये हमारे पास नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट है, इसको डिवाइड करें टोटल इक्विटी से। इसका आंसर भी जो है वो परसेंटेज में होता है। फार्मूला को कॉपी करके पेस्ट कर दें। जी, सबसे पहले हम अटक पेट्रोलियम की रिटर्न ऑन इक्विटी को कंपेयर करते हैं पीएसओ के रिटर्न ऑन इक्विटी से। अटक पेट्रोलियम की 2019 में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो है 20.93%। इट मीन्स कि अगर एक इन्वेस्टर 10 रुपीज़ जो है 10 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है अटक पेट्रोलियम में, तो उस पर उसको 2 रुपीज़, ऑलमोस्ट 3 रुपीज़, 20.9 का मतलब ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ जो है उसको रिटर्न मिल रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न ऑन द इक्विटी, तो इट्स अ हाई परसेंटेज एक्चुअली। और जब कि इसको मैं अगर कंपेयर करूं पीएसओ के साथ, तो पीएसओ की जो ओनर्स हैं वो जस्ट 8.88%, ऑलमोस्ट 9% जो है अपने इन्वेस्टमेंट का जो है वो रिटर्न लेते हैं फ्रॉम द पीएसओ। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट हम ये देखते हैं कि जो पीएसओ है इसमें जो रिटर्न्स की रेशियो है वो बहुत कम है, क्योंकि इसका रिटर्न ऑन एसेट्स भी हमने देखा कम है, इसका ईपीएस भी कम है, इसकी आरओई भी कम है। जबकि अटक रिफाइनरी पेट्रोलियम जो है वो रिटर्न्स की फॉर्म में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, या एफिशिएंसी है, या मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, इनका कंट्रोल ओवर दी कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हद तक बेटर है कंपैरेटिवली पीएसओ के। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी हो सकती है कि पीएसओ एक स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा पोलिटिसाइज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पोलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, लोग बड़ा रफली काम कर रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है इतनी अच्छी नहीं है जो कि अटक पेट्रोलियम की है, क्योंकि ये एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ भी अवेलेबल हैं कि जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज होती हैं वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती जो कि एक प्राइवेट एंटरप्राइज जो है वो परफॉर्म करती है। तो फिर हम इन्हीं का आपस में कंपैरिजन करते हैं। अटक रिफाइनरी का जो ROE था वो था 30%, ऑलमोस्ट 31% इन 2018, जो कि रिड्यूस कर गया फ्रॉम ऑलमोस्ट 10% से और 21 पे चला गया 2019 पे। इसकी क्या रीजंस हैं वो देखते हैं। सबसे पहले इसकी इक्विटी में तो कोई चेंज नहीं आया, बड़ा माइनर से चेंज है। 18.4 से इंक्रीज करके 18.9 तक कोई चेंज नहीं आया। अगेन सिमिलर टू दी ROA वाली रीज़न, जो अटक पेट्रोलियम में ROE को रिड्यूस करने की रीज़न है वो है उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो रिड्यूस कर जाना, जिसकी वजह से उनकी जो ये रेशियो है वो भी रिड्यूस कर गई।
अब आ जाएँ PSO के ऊपर। PSO का जो 2018 में रिटर्न ऑन इक्विटी थी, रेशो थी, वो थी 14%, जो कि काफ़ी मेजर इसमें डिक्रीज़ आया है, ऑलमोस्ट 6% का, 5 to 6% का, और ये जो है अपना 8.88% होगी 2019 में। इसकी क्या रीज़न है वो देखते हैं। PSO की जो इक्विटी है वो इंक्रीज़ की 2019 में। जब इक्विटी इंक्रीज़ की जाती है किसी भी कंपनी में, जब इक्विटी इंक्रीज़ होती है, इट मीन्स कि वो कंपनी के पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू इन्वेस्ट या उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, और इट मीन्स कि कंपनी ने लोनिंग भी कम ली होगी, तो कंपनी को कॉस्ट या एक्सपेंसेस भी कम बेयर करने पड़े होंगे। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी किसी कंपनी में जो इक्विटी है वो इंक्रीज़ होती है तो उसके जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उसकी प्रॉफिट्स की रेशियो, क्योंकि कंपनीज के पास ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं और वो ओनर्स और कंपनीज जो मैनेजमेंट है वो उनके पास फ्री ऑप्शन होता है, क्योंकि जो आपके पास क्रेडिटर्स के जो अमाउंट होते हैं, जो फंड्स होते हैं, जो आपने लोन लिए होते हैं, उसमें आप बाउंड होता है क्योंकि आपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करनी होती है। इसमें आपके पास एक फ्री ऑप्शन होता है क्योंकि ये ओनर्स की इन्वेस्टमेंट होती है। तो लेकिन जब इक्विटी बढ़ी तो हम यहाँ पे प्रॉफिट्स को देखते हैं। इक्विटी तो बढ़ गई लेकिन प्रॉफिट्स नहीं बढ़े। सेम लाइक एसेट्स बढ़े तो हमारे जो है वो डेफिनेटली जब इक्विटी बढ़ेगी तो एसेट भी बढ़ेंगे। इक्विटी हमेशा हमारी कन्वर्ट हो जाती है इनटू एसेट्स में, प्रॉफिट्स कम हो गए। ये इसकी रीज़न है कि एक तरफ तो इक्विटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी तरफ प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिटर्न ऑन इक्विटी है PSO की वो रिड्यूस कर गई। इसके रीजंस अगेन वही प्रॉफिटेबिलिटी वाली, प्रॉफिट क्यों रिड्यूस की है मैंने पहले ही बताया। एक्सपेंसिव, कॉस्ट, एक्सटर्नल फैक्टर्स, कोई ग्लोबल इम्पैक्ट, कोई प्राइसेस का इम्पैक्ट हो सकता है, कोई गवर्नमेंट चेंज, पॉलिसी चेंज, टैक्सेस आपके इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इक्विटी तो हमारी इंक्रीज हुई है। कंपनी PSO ने इन टर्म्स ऑफ इक्विटी जो है वो मोर कैपिटल इंजेक्ट किया है अपने फर्म के अंदर, बट ड्यू टू दिस रीजंस उसके प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिट्स जो है वो रिड्यूस किए हैं, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो रिड्यूस कर गई। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जिसमें हमने 6 रेशियोज की बात की है। प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी। So there are several ratios, again I'm repeating, but it depends on the type of institutions, on the requirement, but the main जो common types हैं वो ये 6 types हैं जो मैंने I told you how to calculate them, how to interpret them, और उनकी जो है वो कौन कौन से उनके फार्मूलाज होते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे एक्सेस की जाती है फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। I hope this video is useful. We'll meet you shortly in the next video. Thank you and take care.